everyone, welcome to my channel. So in this video I am going to explain you the concept supply. So let's begin by taking the name of God. जय श्री श्याम. चलो start करते हैं. Supply includes section 7 subsection 1. supply का कौन सा section है? section 7 subsection 1. all forms of supply of goods or services or both such as sale transfer. अगर अपन ने किसी को goods sale transfer किए तो वो क्या होगा? सप्लाई. वो क्या होगा? सप्लाई. बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज. अब आप बोलोगे अंजलि बार्टर क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ. बार्टर अपन ने पढ़ा था 9th क्लास में. बार्टर होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. अंजलि थी ना अपनी, अंजलि ने बोला कि उसे रेफ्रिजरेटर खरीदना है. उधर समीर भाई अपने थे, उन्होंने बोला मुझे वॉशिंग मशीन खरीदना है. तो समीर भाई गए, भागे 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 किसके पास? अंजलि के पास. अंजलि को बोले अंजलि क्यों ना अपन अपने प्रोडक्ट्स एक्सचेंज, क्यों ना मैं तुम्हें रेफ्रिजरेटर दे दूँ और तुमसे वॉशिंग मशीन ले लूँ. अंजलि ने बोला ओके. तो समीर भाई बोले अंजलि बस एक बात बताना. अंजलि बोले पूछो. समीर भाई बोले अंजलि ये सेल हो, ये अपना सप्लाई में इंक्लूड होगा क्या? अंजलि बोली हाँ, क्योंकि बार्टर सप्लाई में इंक्लूड होता है. अब आप बोलेंगे लाइसेंस क्या होता है? अंजलि लाइसेंस क्या होता है? जैसे कि एग्जाम्पल से बताओ या वैसे बताओ? एग्जाम्पल से बताती हूँ, ठीक है. एक बिल्डिंग थी, ठीक है. वो थी 4 माले की बिल्डिंग. अपनी 4 माले की बिल्डिंग थी. अपन ने सोचा हम तो 4 और माले बनवाएंगे. तो मैंने स्टार्ट कर दिया बनवाना. इतने में गवर्नमेंट आई, अप्रूवल का है. तो मुझे पता चला बिल्डिंग के फ्लोर्स बनवाने के लिए अप्रूवल लगता है. मैं गई ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस, अप्रूवल लेने. गवर्नमेंट ने जब वो अप्रूवल मुझे दी तो उसे क्या बोल दिया? मुझे लाइसेंस मिल गया 4 माले की बिल्डिंग बनाने का. तो जब गवर्नमेंट ने मुझे वो लाइसेंस दिया, वो भी क्या होता है? सप्लाई. वो भी क्या होगा? सप्लाई. रेंटल और लीज. अब क्या होता है? लीज में अपन वो इंक्लूड करते कि अपन ने कोई भी गुड्स या कोई भी प्रोडक्ट लीज पे दे दिया विदाउट ट्रांसफरिंग द राइट के बिना, तो वो भी क्या होगा? सप्लाई होगा. रेंटल मतलब कोई भी गुड्स रेंट पे देना, वो रेंटल हो गया. मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसीडरेशन. कंसिडरेशन क्या हो गया? कंसिडरेशन मतलब पैसा, कुछ पैसा या कुछ भी गुड्स आना चाहिए इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. मतलब बिजनेस के फर्दरेंस में आना चाहिए, पर्सनल कैपेसिटी में नहीं, बिजनेस के फर्दरेंस में. बिजनेस मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि अपन बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड करते हैं. फिर सेकंड पॉइंट, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज for a consideration whether or not in the course of furtherance of business. ये एक्सेप्शन हो गया. अपन ने पहले टॉपिक में क्या पढ़ा कि कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आना चाहिए, पर इसने एक पॉइंट में क्या बोल दिया? कोई भी सर्विसेज अपन ने इंपोर्ट की है, इंपोर्ट मतलब इंडिया के बाहर से मंगाई है, फॉर अ कंसिडरेशन, जिसके लिए कंसिडरेशन मिला हो, कंसिडरेशन अपन ने दिया हो, इन द वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. चाहे वो पर्सनल कैपेसिटी में हो, चाहे वो बिजनेस के फर्दरेंस में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये अपना एक एक्सेप्शन हो गया. थर्ड पॉइंट, द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्री टू बी मेड विदाउट अ कंसीडरेशन. ये भी अपना एक्सेप्शन हो गया. इसने क्या बोल दिया? जो भी एक्टिविटीज शेड्यूल 1 में स्पेसिफाई की गई हो, चाहे उसके लिए कंसीडरेशन आया हो या ना आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो सप्लाई होगा. वो क्या होगा? सप्लाई होगा. अब आप बोलेंगे अंजलि शेड्यूल 1 में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है? बताऊंगी इसी वीडियो में बताऊंगी. पर
थोड़ी देर में बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो गाइस, अपन ने ये 3 टॉपिक्स पढ़े सप्लाई में कि ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कंसिडरेशन के लिए होने चाहिए और फर्दर ऑन कोर्स ऑफ बिजनेस में होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, कोई भी सर्विसेज अपन ने इंपोर्ट की किसके लिए, कंसिडरेशन के लिए, चाहे पर्सनल कैपेसिटी में हो चाहे कोर्स ऑफ बिजनेस में हो, ये चलेगा, ये भी सप्लाई होगी। और थर्ड, जो एक्टिविटी स्पेसिफाई कर दी शेड्यूल 1 में, वो चाहे मेड हो विदाउट कंसिडरेशन या कंसिडरेशन के साथ हो, वो भी क्या होगी, सप्लाई होगी, सप्लाई होगी। और शेड्यूल 1 में आपको थोड़ी सी देर में पढ़ाऊंगी, थोड़े और कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करती हूँ, फिर अपन चलेंगे शेड्यूल 1 पे। चलो अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब सप्लाई सेक्शन 7(1)(a) क्या बोल रहा है, वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन constitute a supply in accordance with the provision of subsection 1, they shall be treated as either supply of goods or services as referred in schedule 2। वो बोल रहे हैं अगर कोई भी एक्टिविटीज जो अपन ने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में पढ़ा है वो एप्लीकेबल हो रही है, कॉन्स्टिट्यूट कर रही है वो चीज़ को, तो क्या होगा, वो या तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा या वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाएगा। अब आप बोलोगे अंजलि पता कैसे चलेगा वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है? ये अपन को शेड्यूल 2 में पढ़ने से पता चलेगा। शेड्यूल 2 में पढ़ने से पता चलेगा कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। चलिए फिर इसमें क्या है, डोनेशंस रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम अ इंडिविजुअल डोनर विदाउट क्विड प्रो क्यू। अब आप बोलेंगे अंजलि ये क्या हुआ, क्विड प्रो क्यू ये कौन सा लैंग्वेज है? तो क्विड प्रो क्यू का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कोई रिटर्न में कुछ आना तो चाहिए भाई। तो जैसे कि क्या बोल रहा है ये, जैसे मैं थी अंजलि ने क्या किया, एक जने को डोनेट कर दिया, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में मैंने जाके डोनेट कर दिया अमाउंट, ठीक है। फिर ना क्या हुआ, उसने क्या किया, मेरे बिजनेस की हेडलाइंस लगा दी, दैट अंजलि डू नॉट माई नेम, माई बिजनेस नेम और दिस थिंग। तो वो क्या हो गया, मेरे बिजनेस की पब्लिसिटी हो गई उससे। तो वो क्या होगा, वो अपना होना चाहिए सप्लाई में इंक्लूड। चलो पढ़ते हैं। क्विड प्रो क्यू मीन्स समथिंग इन रिटर्न। डोनेशन received by the charitable institution are treated as consideration। वो consideration में कब treat होगा, only if there is a obligation on the part of recipient of donation or gift to do anything। अगर मैंने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में डोनेशन दिया और उनकी ऑब्लिगेशन थी कि वो मेरे बिजनेस का पैम्पलेट और या पोस्टर पूरे डोनेशन एरिया में लगा दी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में लगा दिए, तो वो क्या हो गया, कंसिडरेशन के लिए होगा। तो वो किस में इंक्लूड होगा, सप्लाई में इंक्लूड होगा। वो किस में इंक्लूड होगा, सप्लाई में। When the name of donor is displayed in the recipient institution premises such as a manner which is said to be expression of gratitude and public recognition of donor act of philanthropy and is aimed at giving publicity to the donor in such a manner that it would be an advertising or promotion of its business, then it said that there is no supply, therefore there is no GST liable। तो इसने क्या बोला है कि अगर मेरा नाम ऐसे लगाया गया कि वो पब्लिसिटी भी नहीं हो रही है और ना ही एडवर्टाइजिंग हो रही है, जैसे मैंने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया और उन्होंने बोल दिया हम अंजलि का शुक्रिया अदा करते हैं ये अमाउंट का डोनेशन देने में, तो इसमें पब्लिसिटी का, इसमें मेरे बिजनेस का कहीं पे भी कोई नेम नहीं है, ना कोई पब्लिसिटी दे रहे, वो खाली मुझे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो मुझे खाली थैंक यू बोल रहे हैं। तो उससे क्या होगा, वो कंसिडरेशन नहीं हुआ, वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होगी और उस पर कोई भी GST लाइबल नहीं होगा। अगर कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कोई भी
चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अगर ग्रैटिट्यूड से कोई काम कर रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो सप्लाई नहीं होगी। पर वही वो एडवर्टाइजिंग कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है उस डोनर का, तो वो क्या होगा, सप्लाई होगा और उस पर जीएसटी लाइबल होगा। मेक सेंस? समझ आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन। अब ये क्या बोल रहा है, आर्टिस्ट गिव देयर वर्क ऑफ आर्ट टू गैलरीज वेयर इट इज एग्जिबिटेड फॉर सप्लाई, however no consideration flows from the gallery to artist when the artworks are sent to the gallery for exhibition they are the same as not a supply। आपको पता है मेरी एक फ्रेंड है शिवांगी, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ उसकी स्टोरी। वो क्या आर्टिस्ट है, तो उसने क्या किया, उसने अपनी पेंटिंग्स एक एग्जीबिशन के लिए गैलरी में दे दी। बहुत सारी पेंटिंग्स उसने अपनी एग्जीबिशन के लिए गैलरी में दे दी, ठीक है। वो मेरे पास आई, भागे भागे भागे, बोली अंजलि अंजलि। मैंने बोला क्या हुआ शिवांगी? बोले अंजलि एक पॉइंट तो बताओ, मैंने अगर आर्ट गैलरीज में मेरी पेंटिंग्स दी है तो वो सप्लाई होगा? मैंने बोला नहीं शिवांगी, क्योंकि उसके लिए कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं होता तो वो सप्लाई नहीं होगा। शिवांगी बोली ओके चलो, हाँ उसे मुझे जीएसटी नहीं पे करना होगा। अंजलि ओके। फिर क्या हुआ, एक बायर आया। बायर कौन आया? बायर आया अपना पीयूष भाई। पीयूष भाई ने क्या किया, शिवांगी की पेंटिंग सेलेक्ट कर ली। तो फिर शिवांगी भागे 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 आए, बोले अंजलि क्या ये अब सप्लाई होगा? मैंने कहा शिवांगी हाँ ये अब सप्लाई होगी, जब ये कोई भी पेंटिंग आपका बायर सेलेक्ट कर लेता है और वो उसे खरीद लेता है तो एक्चुअल सप्लाई हो जाती है और उस टाइम पे जीएसटी पे करना होगा। तो क्या समझा आपको? व्हेन अ बायर सेलेक्ट्स अ पर्टिकुलर आर्ट वर्क डिस्प्लेड एट द गैलरी दैट एक्चुअल सप्लाई टेक्स प्लेस एंड एप्लीकेबल जीएसटी वुड बी पेएबल एट द टाइम ऑफ सच सप्लाई। आपको समझ आया? आर्ट गैलरी में लगाना सप्लाई नहीं होता, पर आर्ट गैलरी से अगर कोई खरीद लेता है या कोई खरीद लेता है तो उसे वो क्या हो जाएगी, अपनी सप्लाई हो जाएगी और इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। चले अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। मैंने आपको बताया था एकदम फर्स्ट स्टार्टिंग की कि अपन शेड्यूल 1 जरूर पढ़ेंगे, और जरूर पढ़ेंगे इसका मतलब जरूर पढ़ेंगे। चलो शेड्यूल 1 स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। मतलब कोई भी ये एक्टिविटीज में कंसिडरेशन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इसमें क्या होनी चाहिए, ये फिर भी सप्लाई कहलाएगी, ये फिर भी सप्लाई कहलाएगी। तो फर्स्ट, permanent transfer or disposal of business assets where input tax credit has been availed on such asset। ये क्या बोल रहा है, अगर अपन ने कोई परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया कोई भी बिजनेस असेट को और उस पर आईटीसी भी अवेल की है तो वो क्या होगा, सप्लाई होगा। वो क्या होगा, सप्लाई होगा। चलो उसे एकदम डीप में पढ़ते हैं। तो इसने क्या बोला है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ असेट पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 1। ये पैरा 1 हो गया शेड्यूल 1 का। फॉलोइंग कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाई। कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? देयर मस्ट बी डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट। बिजनेस असेट का ट्रांसफर या डिस्पोजल होना चाहिए। फिर आ जाएगा ट्रांसफर और डिस्पोजल परमानेंटली होना चाहिए, परमानेंटली ही हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो आज अपन ने ट्रांसफर किया कल अपन वापस खरीद रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आईटीसी हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। आईटीसी लीवी हो, इनकम टैक्स क्रेडिट अपन ने अवेल किया हुआ हो, तभी इस पे क्या होगा, ये सप्लाई कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट, permanent transfer or disposal of following business asset without consideration will not be covered in this para, thus will not deemed as supply। अब ये क्या बोल रहा है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ फॉलोइंग असेट। कौन कौन से असेट्स सप्लाई में कवर नहीं होंगे? फर्स्ट क्या बोल रहा है,
बिजनेस असेट ऑन विच ITC इज ब्लॉक्ड और नॉट अवेलेबल अंडर GST, मतलब कोई भी बिजनेस असेट जिसमें ITC ब्लॉक हुई हुई हो या अवेल नहीं होती, अवेलेबल नहीं होती GST में, वो सप्लाई में नहीं आएगा. सेकेंड, business asset though eligible for ITC has not been availed by registered person. कोई भी बिजनेस असेट पे ITC मिलती है पर वो अवेल नहीं हुई है किसी रजिस्टर्ड पर्सन से, तो भी वो सप्लाई नहीं कहलाएगी. सप्लाई कहलाने के लिए 3 पॉइंट्स होने चाहिए. डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, परमानेंट डिस्पोजल और ट्रांसफर ज़रूरत है, और उस पर ITC अवेल हुआ हो. समझे? 3 पॉइंट से ये सप्लाई होगा. चलो सेकंड पॉइंट शेड्यूल 1 का. सेकंड पॉइंट शेड्यूल 1 का क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 व्हेन मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. इसमें क्या बोल दिया कि कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के लिए हो या डिस्टिंक्ट पर्सन्स के लिए हो, फर्दरेंस कोर्स ऑफ बिजनेस में, चाहे उसमें कंसिडरेशन हो या ना हो, वो क्या होगी? सप्लाई. वो क्या होगी? सप्लाई. फिर इसने क्या बोला? प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 इन द वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. मतलब कोई भी गुड्स अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया जिसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा नहीं है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो सप्लाई नहीं होगा. वो क्या होगा? सप्लाई नहीं होगा. चलिए अब आप बोलेंगे अंजलि ये समझ तो आया, बट रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन होते कौन है? रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन होते कौन है? तो चलिए मैं बताती हूँ रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन होते कौन है. चलिए अब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पार्टी और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 विल क्वालिफाई एज सप्लाई इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन प्रोवाइडेड दैट, ये मेन लाइन है, प्रोवाइडेड दैट इट इज मेड इन द फर्दरेंस कोर्स ऑफ बिजनेस. मतलब ये अपने बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए. अब मैं बताती हूँ आपको डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं. The establishment of a person with separate registration whether within the same state or union territory are considered as distinct person. अब आप बोलेंगे अंजलि ये तो गया ऊपर से, कुछ समझ नहीं आया. तो चलो मैं बताती हूँ. मेरी क्या है? दो कंपनीज थी. एक थी अपने राजस्थान में और एक थी अपने महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में थी. ठीक है. तो मैं क्या करती थी? मेरे इस राजस्थान वाली फैक्ट्री से गुड्स आधे बनाकर मैं भेजती थी अपनी मुंबई वाली फैक्ट्री में. तो आप बताओ ये सप्लाई होगा? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. तो मैं क्या करती थी? राजस्थान वाली फैक्ट्री से मुंबई वाली फैक्ट्री में गुड्स बनाकर भेजती थी. ठीक है. दोनों के लिए मुझे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा था. तो इससे क्या हो गया था? जो मेरी इधर वाली कंपनी है उसके लिए जो मुंबई वाली कंपनी थी वो डिस्टिंक्ट हो गई थी. क्या हो गई थी? डिस्टिंक्ट पर्सन्स हो गई थी दोनों एक दूसरे के लिए, क्योंकि दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन था. तो अब मैं आपको इसका एक्चुअल आंसर बताती हूँ. अगर मैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में गुड्स भेज रही हूँ जिनका सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो मेरी ही कंपनी हो, तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगी और ये मेरा फर्दर कोर्स ऑफ बिजनेस में है. तो फिर इन दोनों के बीच में जो ट्रांसफ़र हुआ है वो क्या होगा? वो होगा सप्लाई. वो सप्लाई. अब थर्ड पॉइंट क्या है? वेयर अ पर्सन हैविंग वन रजिस्टर्ड establishment in state or union territory has other establishment in different state or union territory not necessarily registered, these establishments are considered as establishments of distinct person. तो इसने क्या बोला है? जैसे मेरी एक स्टैब्लिशमेंट एक स्टेट में और दूसरा स्टैब्लिशमेंट दूसरे स्टेट में,
चाहे दूसरे स्टेट का रजिस्टर्ड हो या ना हो, इनके बीच में जो सप्लाई होगी वो क्या होगी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, और ये सप्लाई मानी जाएगी, समझे, इस पर जीएसटी लगेगा। फिर आ जाएगा a person who has obtained or required to obtain more than one registration whether in one state or union territory or more than one state or union territory in respect of such registration be treated as distinct person। आपको एक चीज़ तो समझ आ गई, अगर चाहे एस्टैब्लिशमेंट मेरी और मुझे मेरे ऊपर ये एप्लीकेबल है कि मुझे अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना, तो मैं उनके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लूँगी, और वो सब रजिस्ट्रेशन की वजह से वो सब क्या कहलाएगी, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगी, समझे डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको रिलेटेड पर्सन क्या होता है। रिलेटेड पर्सन क्या होता है, अ पर्सन हु इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पर्सन इज अ रिलेटेड पर्सन लाइक मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली और सब्सिडरीज और अ ग्रुप कंपनी एक्सेट्रा। मतलब कोई किसी के इन्फ्लुएंस में वो रिलेटेड पार्टी कहलाएगा, ठीक है। चलो फर्स्ट पढ़ते हैं। Person including legal person are deemed as related party if such person are officers or directors of one another's business। अगर कोई किसी के बिजनेस का, जैसे मैं राहुल के बिजनेस की डायरेक्टर हूँ और राहुल मेरे बिजनेस का डायरेक्टर है, तो हम रिलेटेड पार्टी हो गए, रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे, हम रिलेटेड पर्सन्स कहलाएंगे। सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स। अगर कोई लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स है, मतलब कोई फर्म में हम रिकॉग्नाइज पार्टनर्स है, जैसे मैं और पीयूष अगर एक फर्म में रिकॉग्नाइज पार्टनर्स है, तो हम रिलेटेड पर्सन हो गए। फिर आ जाएगा थर्ड पर्सन कंट्रोल और होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन 25% वोटिंग स्टॉक और शेयर ऑफ बोथ ऑफ दैम। मतलब एक तीसरे पर्सन ने, जैसे कि पीयूष भाई ने क्या किया, मेरी कंपनी में मोर देन 25% स्टॉक ले रखा है और राहुल की कंपनी में भी मोर देन 25% स्टॉक ले रखा है, तो हम रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे, ठीक है। वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द अदर। अगर मैं राहुल को कंट्रोल करती हूँ या राहुल मुझे कंट्रोल करता है, तो हम क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन। फिर है और थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम। अगर पीयूष हम दोनों, मेरे को और राहुल को, दोनों को कंट्रोल करता है, तो हम क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन। फिर आ जाएगा सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। मतलब मैंने क्या किया, मैंने मिलाया राहुल भाई के साथ हाथ और बोला राहुल अपन मिलकर पीयूष को कंट्रोल करेंगे, तो हम सब क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन। सच पर्सन्स आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली। अगर सेम फैमिली से है तो रिलेटेड पर्सन तो होंगे। वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसेशनर ऑफ अदर। अगर मैं सोल एजेंट हूँ या सोल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ राहुल की, तो हम रिलेटेड पर्सन हो गए। ये रिलेटेड पर्सन मैं ज़रूर बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है। कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, पर इसके क्वेश्चंस आएंगे जो कंफ्यूज हो सकते हैं। पर अगर आपको रिलेटेड पर्सन याद होगा ना, या डिस्टिंक्ट पर्सन याद होगा ना, तो आप अच्छे से वो क्वेश्चंस कवर कर पाओगे। चलिए अब अपन चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक के पास वापस। अब क्या बोला है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट where the agent undertakes the supply of such goods on the behalf of principal। मतलब इसने क्या बोला है, प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया और एजेंट वो अंडरटेक कर रहे हैं सप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल के बिहाफ में कर रहे हैं, या एजेंट ने प्रिंसिपल को किया वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच सप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। या एजेंट ने प्रिंसिपल को दिया या प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया, किसके बिहाफ पे हो रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो होगी सप्लाई। वो क्या होगी, वो होगी सप्लाई। चलो इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ मैं आपके। अब आपको मैं बताती हूँ कि ये कैसे होगा। चलो, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू इट्स एजेंट विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन क्या हो गया,
where agent undertakes the supply of such goods on behalf of principal is considered as सप्लाई। ये क्या कहलाएगी? ये सप्लाई कहलाएगी। अगर प्रिंसिपल के बिहाफ में कोई भी सप्लाई हो तो वो क्या कहलाएगी? सप्लाई कहलाएगी। अब इसने बोला, अब अपन को पता, अब आपने बोला अंजलि हमें समझ तो आया, अगर प्रिंसिपल के बिहाफ में होगी तो वो सप्लाई कहलाएगी, बट हमें पता कैसे चलेगा? हमें क्वेश्चन पढ़ने से पता कैसे चलेगा कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ में है या नहीं? चलो मैं पॉइंट्स बताती हूँ। Following points need to consider whether the agent received or supplied goods on the behalf of principal. First, where the invoice for further supply is being issued by agent in his name, then the provision of goods from principal to agent will fall within the fold of para above. तो इसने क्या बोला है? जब जो इनवॉइस इशू होगा वो एजेंट के नेम पे होगा तो पता चलेगा ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल हुआ है। Where the goods being procured by agent on the behalf of principal are invoiced in the name of agent, then the further provision of said goods by agent to principal would be covered by para 3 above। ये यही बोल रहा है कि अगर एजेंट के नाम पे बिल होगा, मतलब आपको खाली एक ही चीज़ याद रखनी है कि एजेंट के नाम पे अगर बिल होगा तो वो पैरा 3 में इंक्लूड होगा और वो सप्लाई कहलाएगा। However, where the invoice is issued by agent to customer in the name of principal, अगर प्रिंसिपल के नेम पे ही है तो वो सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा, वो पैरा 3 में इंक्लूड नहीं होगा मतलब नहीं होगा। चलिए, अब आप बोलेंगे DCA क्या होता है? DCA क्या होता है? ये एक एजेंट का ही टाइप होता है, मैं पूरा अच्छे से बताती हूँ। और DCA इज अ सेलिंग एजेंट हु इज इंगेज बाय प्रिंसिपल टू असिस्ट इन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय कॉन्ट्रैक्टिंग पोटेंशियल बायर्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ये एजेंट की तरह होता है, वो कस्टमर्स ढूंढ के लाता है, वो प्रिंसिपल के बिहाफ में सप्लाई करता है गुड्स को और प्रोक्योर भी करता है। अब आप बोलेंगे अंजलि फिर एजेंट और डीसीए में फ़र्क क्या हुआ? एजेंट और डीसीए में ये फ़र्क हुआ कि डीसीए गारंटी करता है, डीसीए क्या करता है? गारंटी दे देता है पेमेंट टू द सप्लायर। डीसीए गारंटीज द पेमेंट टू द सप्लायर, वो गारंटी दे देता है सप्लायर को। ठीक है, अब क्या आ जाएगा? अब आप बोलेंगे ओके, तो क्या ये इस पे DCA कैसे अपन को पता चलेगा कि DCA की जो सप्लाई है वो पैरा 3 में इंक्लूड होगी और वो सप्लाई कहलाएगी? चलिए मैं बताती हूँ। इन केस वेयर द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज इशूड बाय द सप्लायर टू कस्टमर either himself or DCA, that DCA does not fall under the ambit of agent। मतलब अगर प्रिंसिपल के या सप्लायर के ही नेम पे है तो DCA का रोल क्या है? तो DCA को जो सप्लाई हुई है वो इस सप्लाई में नहीं आएगी। मतलब इन केस वेयर द इनवॉइस ऑफ सप्लाई इज इशूड बाय DCA इन हिज ओन नेम, मतलब जो भी इनवॉइस सप्लाई का DCA ने बनाया है उसके खुद के नाम पे, तभी ये जो सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है ये DCA पे अप्लाई होगा। ठीक है, समझ आया? मतलब इनवॉइस अगर DCA के नेम पे है तो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, अगर DCA के नेम पे है तो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। Where the DCA is not an agent under para 3 of schedule 1, the temporary short-term transaction based loan provided by DCA to the buyer is a supply of services by the DCA to the recipient on principal to principal basis and is an independent supply, so interest is charged does not form the value of supply। अब इसने क्या बोल दिया? DCA ने जो बायर को, कभी कभी क्या होता है DCA पेमेंट की गारंटी करता है तो वो बायर को लोन दे देता है। ठीक है, अब अगर DCA पे ये सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा ना, तो फिर क्या होगा? जो DCA लोन प्रोवाइड करेगा या उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो क्या होगा? वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, वो एक अलग ट्रांजेक्शन कहलाएगा, वो एक इंडिपेंडेंट सप्लाई कहलाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब DCA एजेंट का रोल कर रहा है, मतलब उसके जो एजेंट्स और प्रिंसिपल और DCA के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सप्लाई कहला रहे हैं, तो जो भी वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो क्या होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा, वो सेपरेट सप्लाई नहीं कहलाएगी। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एकदम शॉर्ट में पूरा अच्छे से समझा देती हूँ।
DCA कब होगा, वो सप्लाई पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 में वो पॉइंट कब एप्लीकेबल होगा, जब वो इन्वॉइस होगा DCA के नाम पे। अगर DCA के नाम पे इन्वॉइस और वो कवर हो रहा है पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 में, तो अगर कोई भी लोन प्रोवाइड करता है उसमें कोई भी इंटरेस्ट चार्ज करता है ना, तो उससे क्या होगा, वो सप्लाई का पार्ट होगा, वो सेपरेट सप्लाई नहीं कहलाएगी। पर अगर वो DCA और एजेंट का रोल नहीं निभा रहा और वो सप्लाई नहीं कहला रही है, तो एक इंडिपेंडेंट सप्लाई कहलाएगी लोन प्रोवाइडेड, और इंटरेस्ट भी एक इंडिपेंडेंट सप्लाई कहलाएगी। समझे आप लोग? अब आ जाएगा, चलो मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ। चलो लास्ट पॉइंट, importation of services by a person from related person or from his establishment outside India in the course of furtherance of business। इसने क्या बोला, अपन कोई भी import कर रहे हैं सर्विसेज कोई भी रिलेटेड पर्सन से या कोई भी स्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से, कोई भी स्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, तो क्या होगा, वो शेड्यूल 1 में इंक्लूड है और वो सप्लाई कहलाएगा, चाहे वो कंसिडरेशन के लिए हो या ना हो, चाहे वो कंसिडरेशन के लिए हो या ना हो, वो सप्लाई कहलाएगा। चलिए, आई थिंक गाइस आप लोगों को शेड्यूल 1 एकदम अच्छे से समझ आया हो, पर कुछ बीच में पॉइंट्स थे जो मुझे लगा वैलिड है आप लोगों को समझाने, तो मैंने ये भी इंक्लूड किए हैं। स्टॉक ट्रांसफर्स और ब्रांच ट्रांसफर क्वालिफाई एज सप्लाई, क्या ये सप्लाई होंगे? when goods are transferred among different unit of same entity free of cost, for instance of distribution of samples manufactured in factory to different branches, or transfer of goods from one factory to depot showroom, or from one warehouse to another, or from one branch to another where the demand of goods is higher, these ट्रांजेक्शन आर टर्म्ड एज सेल्फ सप्लाई। मतलब अपन ने अपनी ही ब्रांच को सप्लाई किया या अपन ने अपनी ही फैक्ट्री को सप्लाई किया, तो वो क्या होगी, सेल्फ सप्लाई होगी। अंडर GST these transaction undertaken without consideration will qualify as supply provided that the transfer of goods between different location where with different GST registration of same legal entity, as these are transaction between distinct person established, however where the transfer between two units of legal entity under single registration will not be considered as supply। मैंने आपको बताया था ना, अगर दो रजिस्ट्रेशन हो अपने पास और उनमें ट्रांसफ़र हो रहा हो, दो कंपनी के पास अलग अलग रजिस्ट्रेशन है और उनमें कुछ गुड्स ट्रांसफर्ड हो रहा है, तो डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे, वो सप्लाई कहलाएंगे। और वैसे ही अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन है तो कोई एक ही एंटिटी मानी जाती है लीगली, तो वो सप्लाई नहीं कहलाएगी अगर उनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा हो या ना हो रहा हो। ये आपका एग्जाम्पल हो गया डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए। चलिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन अ बायर और एम्प्लॉय। मैंने आपको बताया ना 50,000 से कम का गिफ्ट होता है वो तो सप्लाई नहीं होता, तो सभी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 तक का तो गिफ्ट दो भाई, क्योंकि उसके नीचे वहाँ तक तो कोई भी सप्लाई नहीं मानी जाती। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय क्या होते हैं, रिलेटेड पर्सन होते हैं, बरोबर बात है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ रिलेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉयमेंट आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कुछ काम करके दे रहा है, वो भी एम्प्लॉयमेंट में, तो कोई सप्लाई थोड़ी है, वो तो उसका काम ही है, वो सप्लाई नहीं होती। फिर आ जाएगा द टर्म गिफ्ट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द GST लॉ इन कॉमन parlance। गिफ्ट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन, इज वॉलंटरी इन नेचर एंड मेड ओकेजनली। मतलब उसने बोला है कि गिफ्ट की कोई डेफिनेशन नहीं बताई गई है, सिर्फ गिफ्ट क्या होता है, वॉलंटरली कोई खुद से ही देता है और ओकेजनली देता है। फिर पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट एंटर इनटू बिटवीन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज नॉट सब्जेक्ट टू GST। मतलब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ दे रहा है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो भाई वो GST के लिए क्यों लाइबल होगा, एम्प्लॉयर के लिए पैसों के लिए ही तो काम कर रहा है। इफ सर्विसेज सच एज मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू एम्प्लॉयज, दिस विल नॉट सब्जेक्ट टू GST। अगर एम्प्लॉयर ने कोई मेंबरशिप क्लब या हेल्थ और फिटनेस प्रोवाइड करवा दी फ्री ऑफ चार्ज, तो वो GST के लिए लाइबल नहीं होगा, वो कॉस्ट होती है कंपनी की कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूड
होती है। समझ आया ये पॉइंट? चलिए अब अपन पढ़ेंगे लास्ट पॉइंट, दैट इज सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये मुझे लगता है कि ये MCQ में या कोई क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो मैंने ये भी इंक्लूड किया, दैट इज क्लैरिफिकेशन ऑन सेल्स प्रमोशन स्कीम्स। Goods or services which are supplied free of cost without a consideration shall not be treated as supply। सप्लाई नहीं कहलाएंगे अगर कोई भी विदाउट कंसिडरेशन हो, एक्सेप्ट इन केस मेंशन्ड इन शेड्यूल 1 में जो बोला है, उसके अलावा कोई भी चीज़ सप्लाई नहीं कहलाएगी। अब इसने क्या बोला? फ्री सैम्पल्स एंड गिफ्ट। सैम्पल्स विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन एज सप्लाई आर डू नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर GST। अब आपको बोलेंगे अंजलि ये क्या बोला? मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। चलो, मेरी एक कंपनी थी कृष्णा लिमिटेड, ठीक है। मैंने कृष्णा लिमिटेड में बनाती थी मैं साबुन। क्या बनाती थी? साबुन। कृष्णा लिमिटेड की मैं बनाती थी साबुन। तो मेरी साबुन जब नई नई थी ना, तो मैंने क्या किया, 1000 साबुन को फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल की तरह हर दुकान पे रखवा दिया। मैंने बोला ये लो, मैं इसके पैसे भी चार्ज नहीं करूँगी, पर आप सब इसको हर दुकान पे रख दो, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये कोई सप्लाई नहीं, क्योंकि मैंने ना इसको कोई, इसके लिए कोई भी रुपए चार्ज नहीं किए, तो ये कोई भी सप्लाई नहीं कहलाएगी, ठीक है। सेकेंड, buy one get one free offer। buy one get one free offer, one item is being supplied free of cost without consideration। in fact it is not individual supply of free goods, but in case two or more individual supplies where single price is being charged for the entire supply, it is can be treated as supplying two goods for the price of one। मतलब जैसे कि मैं गई थी मेरे पापा के साथ लेविस, मेरे पापा को लेविस ब्रांड बहुत अच्छा लगता है, तो मैं गई थी लेविस ब्रांड पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे स्कीम चल रहा था बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है। तो मेरे पापा तो बहुत खुश हो गए, बोले अंजलि अंजलि बाय वन गेट वन फ्री चल रहा है। मैंने कहा बढ़िया है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, 4 शर्ट्स खरीद लिए, मतलब एक पे एक फ्री था, तो हमें 2 शर्ट की प्राइस देनी पड़ी और 2 हमारे क्या है, फ्री आए, ठीक है। फिर मैंने सोचा, मैं दिमाग लगा रही थी, तो मैंने उधर के दुकानदार, मतलब उधर के सेलर को पूछा कि ऐसे तो आपके ये हो गया कि आपने खाली 2 सप्लाई किए गुड्स के, तो आपके खाली 2 ही प्रोडक्ट सप्लाई में इंक्लूड होंगे क्या? तो उन्होंने बोला नहीं मैडम नहीं, ये होगा कि हमने एक सिंगल प्राइस चार्ज की और सप्लाई कितने की है, 2 गुड्स को। तो समझ आया कि बाय वन गेट वन फ्री में सप्लाई तो दोनों गुड्स का ही माना जाएगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं करेगा कि एक प्राइस चार्ज हुआ है। सो गाइस, ये था अपना सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट। बाकी अब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है, ये मैं आपको बताऊंगी। ITC प्रोडक्ट बताऊंगी। मैं सब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्ड करूंगी ताकि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो, हैक्टिक भी ना लगे और आपको एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लैरिटी से आपके दिमाग में बैठ जाए। सो स्टे ट्यून विथ मी फॉर मोर अपडेट्स। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या आपको मेरा रेगुलर बैच लेना हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो ऑन anjali.garia4@gmail.com पे। बाय गाइज।